So, good morning, everyone. Today, we are going to start the most basic chapter of class 11th, which is mathematical tools for physics. So, before starting, let me give a quick introduction of myself. So, my name is Ayushman. I've completed my BTech from IIT Delhi in the year 2022 from Electronics and Communication Engineering branch. So, mathematical tools of physics. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो पूरी फिज़िक्स है, जो भी 11th-12th की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसा समझ लो कि जो मैथमेटिकल टूल्स है ये हमारी पूरी बेस है फ़िज़िक्स की। ओके, सो मैथमेटिकल टूल्स को समझना हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। आप मेरे साथ चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बट मैं ज़्यादा नोट्स बनाने पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्योरली जे रिलेटेड पढ़ाता हूँ, तो मैं ज़्यादा नोट्स बनाने के पीछे नहीं पढ़ूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम आप यहाँ पे कंसंट्रेट करना स्क्रीन पर, और आपको 10% ऑफ द टाइम या 20% ऑफ द टाइम आप थोड़ा सा नोट मेकिंग या फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, so if we'll talk about mathematical tools for physics, okay, मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो पूरी फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि हमें पता है। तो मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद द मॉडर्न सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैथमेटिकल टूल्स। मतलब ये पूरी मैथ्स है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक मैथ्स, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो ऑलरेडी, है ना। क्लास 10th में आई होप आप लोग पढ़ के ही आए होगे, विच इज़ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। सो वी विल डील विथ अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यस, नंबर 1 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, सो ज़रा ध्यान से समझना। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अपना ग्राफ, है ना। ग्राफ हमारा कैसा दिखता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो सभी को पता है कि ऑब्वियसली इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ओके, so this is called as x-axis and this is known as the y-axis. ओके, तो अगर हम लोग को मान लो कोई पॉइंट को प्लॉट करना है, बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मान लो हमें कोई पॉइंट को प्लॉट करना है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्लॉट द पॉइंट 1,2, तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये अच्छे से दिखे, लाइक दिस। ओके, सो लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्लॉट द पॉइंट 1,2, लेट्स से द पॉइंट नेम इज़ p एंड द कोऑर्डिनेट इज़ 1,2। तो अगर हमें इसे प्लॉट करना है, तो जो भी पहले लिखा रहता है पॉइंट में, वो हमेशा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि बाद में लिखा रहता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी 1 है तो हम लोग x एक्सिस में 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से कि हम लोग अगर 1 यूनिट आगे बढ़े, है ना, यस, लेट्स से हम लोग यहाँ से x एक्सिस में 1 यूनिट आगे बढ़े, यहाँ पे आ गए ये पॉइंट पे, तो ये 1 हो गया। अब 2, व्हाट इज 2? 2 हमारा क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट है ना। तो हम लोग वाई एक्सिस में आगे बढ़े यहाँ तक, और दिस इज पॉइंट 2, यानी ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है दैट इज 1, और वाई एक्सिस का पॉइंट है दैट इज 2।
तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज 1,2। ये जो पॉइंट है ना, दिस इज नोन एज 1,2। ये जो पॉइंट है दिस इज 1,2। ठीक है। तो ये तो यार हमारा बेसिकली एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक वाली बात हो गई। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्लॉट, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछा कि आप मुझे प्लॉट करके दिखाओ 5,-1। ओके। सो लेट्स से मैं आपको सेकेंड पार्ट दे दिया कि प्लॉट 5,-1 ऑन एक्स वाई प्लेन, या इसे एक्स वाई प्लेन को आपको पता ही होगा, इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, है ना, कार्टेशियन प्लेन, ये आपको होपफुली पता होगा। सो वी नीड टू प्लॉट द पॉइंट 5,-1 ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इसे। आई एम गिविंग यू लाइक अबाउट 10 seconds टू ट्राई। ओके। सो आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से समझें तो फोकस करना गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या, सबसे पहले हमारा क्या जॉब रहता है, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करना। तो ये देखो मैंने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट इज 5,-1, यानी ये जो पॉइंट है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 पॉइंट हमारा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक्स में हमें कहाँ जाना है, 5 यूनिट्स आगे जाना है। तो ये देखो एक्स में हम लोग 5 यूनिट्स आगे गए, ये जो पॉइंट रहा ये रहा हमारा 5। वाई में कहाँ जाना है, -1। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये साइड में बताता हूँ, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। यहाँ पे आप ज़रा साइड में समझें कि लेट्स से ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ओके। सो ये तो आपको पता होगा कि ये जो होता है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप लोग क्लास 9th या क्लास 10th में ज़रूर जानते ही होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप प्लॉट करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, आप ये बात हमेशा याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो मैं ऐसा सिंबल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई आपका दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस आएँ, द पॉइंट इज़ 5,-1। तो आप देख सकते हो कि ये जो x है ये आपका 5 है, ये एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैंने 5 बनाया, और यहाँ पे जो y है ये -1, डैट इज़ ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमें पता है कि नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ होता है, आप बताओ मेरे को, ये जो मैंने पॉइंट डाला है 5,-1, ये किस यहाँ पे ये किस आपको केस से मैटर कर रहा है, बताओ यहाँ पे आप किस चीज़ से आपको यहाँ पे ये मैच कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट से आप यहाँ पे मैच कर रहा है, ये बताओ कोऑर्डिनेट कौन सा मैच कर रहा है। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप देख सकते हो कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है ना। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई हमारा नेगेटिव होता है, यानी जो हम लोग पॉइंट अपना बनाएंगे, ओके, यहाँ पे
जो 5, -1 होगा, x में तो हमने +5 चल दिया, y में हम लोग नेगेटिव जाएंगे 1 यूनिट यहाँ। ओके, सो ये हो गया हमारा 0, -1 और ये हो गया हमारा 5, 0। तो भैया ये जो पॉइंट हुआ ना, ये वाला, ये पॉइंट हो गया 5, -1। ओके, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी पॉइंट को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो y की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, है ना। y = 0 मतलब या तो वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। और x एक्सिस की, सॉरी हाँ, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0, यानी आप कोई भी पॉइंट को, अगर आप कोई भी पॉइंट को y एक्सिस पे रखते हो तो वहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी पॉइंट को x एक्सिस पे रखते हो तो वहाँ पे जो है y की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये तो हमारी बहुत बेसिक सी बात हो गई, यहाँ पे पूरी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझा, ठीक है। तो यस, ये तो लाइक हमने 10th को अभी रिवाइज ही किया है अपना, कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल भी बताया मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, आप देख सकते हो। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है, ये वाला डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप अच्छे से देखना, और इसे आप, मैं चाहूँगा कि इसे आप पूरा कन्फ्यूजन इस पर आप क्लियर ही कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लाइक अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो द टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, ये चीज़ हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जो भी हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको मैथ्स में, क्लास 11th की मैथ्स में दोबारा पढ़ना है। तो अगर आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मैथ्स में आराम से क्लियर कर सकते हो। बेसिक्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स आगे जाके बहुत हेल्प करेगी आपकी। ओके, तो ये जो भी मैंने अभी बताया है ये सब आपको मैथ्स में दोबारा पढ़ना है। मैथ्स में आपका एक चैप्टर आएगा स्ट्रेट लाइंस करके, उसमें आपको ये सब दोबारा पढ़ना है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो बच्चों लेट्स इमेजिन कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, XY प्लेन है। लेट्स इमेजिन कि ये हमारा एक XY प्लेन है, ये हो गया हमारा Y और ये हो गया हमारा X, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा लिख देते हैं, Y, ओके। तो बच्चों मान लो कि हमने कोई भी एक पॉइंट प्लॉट किया, लेट्स से यहाँ पे हमने एक पॉइंट का नाम लिखा PQ, ठीक है, PQ, सॉरी P नहीं, P एक पॉइंट डाला हमने x1, y1, है ना। यहाँ पे हमने P एक पॉइंट डाला x1, y1, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला Q x2, y2। मतलब एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक पॉइंट Q है विच इज़ x2, y2। लेट्स से अगर हम इसे यहाँ पे प्लॉट करें तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हो गया P x1, y1, और यहाँ पे रह गया मान लो Q x2, y2। ओके, सो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, है ना, कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगी। तो डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है, ये जो PQ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना,
उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका मैथ्स में, आपको बहुत इसका बहुत काम आने वाला है मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला का ये मतलब है, इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले के लिस्ट में आता है। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आपका फार्मूला हो गया। इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ठीक है, सो लेट्स से इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ओके। तो कोई बात नहीं, अगर मान लो कि हमें एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कि हमें डिस्टेंस निकालो, P हमारा एक पॉइंट है, P नहीं लेते हैं इस बार कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से हमारा एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1 एंड B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, इसको एक काम करो, इसे -1 कर लो, -1, ठीक है। और B एक पॉइंट है 2,4, ये। तो हमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर देख लो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अगर अपना लगाएं तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा देने, ऐसे दिखा देंगे, है ना, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। आप चाहो, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, ऐसे केस में मैंने बच्चों को देखा है बहुत कन्फ्यूजन होती है पॉइंट्स को मार्क करने में, तो कोई नहीं, यहाँ पे एक इमेजिनरी कर लो ना, पेंसिल से लेके यहाँ पे आप लिख लो x1, ठीक है, ये लिख लो y1, यहाँ लिख लो x2 और ये लिख लो y2, बस, और फिर फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 5, यानी 9 प्लस 25 हो गया, 9 प्लस 25 विच इज कितना आ गया, √34। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो आप बोलोगे √34, ओके। सो ये मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया इसके बेसिस पे। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, ये भी छोटा सा ही है, हमारा दूसरा टॉपिक है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के अंदर क्या समझना है कि फॉर एग्जांपल, ये मैं इस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत बेसिक सा है, आप पढ़े भी होंगे 9th या 10th में। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाऊँ, कार्टेशियन प्लेन, है ना, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है हमारा x1, y1, या फिर मान लो इसे a पॉइंट दे दो और यहाँ पे इसे b पॉइंट दे दो, यहाँ पे मान लो एक b वैल्यू लिख देता हूँ, b इज x2, y2, x2, y2, एक सेकंड, ये गड़बड़ थोड़ा हो गया। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया b, x2, y2, ठीक है, ओके। सो अगर आपको इनके बीच का, a और b के बीच का मिड पॉइंट चाहिए, ये लाइन ज्वाइनिंग a एंड b है,
तो अगर आपको ए एंड बी के बीच का जो मिड पॉइंट चाहिए है ना, दिस इज बी एक्स टू कमा वाई टू एंड दिस इज ए एक्स वन कमा वाई वन, और लेट्स से कि इनके बीच का जो मिड पॉइंट आता है इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, है ना, इसे मैं नाम दे देता हूँ एम एम। तो मिड पॉइंट मतलब, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बीच का पॉइंट, है ना, मतलब दो पॉइंट के बीच के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो बहुत आसान है, सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला इज एम का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा m का। ओके, सो m का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी, है ना, इसे आप देख सकते हो एक बार अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो फिर से एक बार प्रोसेस को वापस से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पढ़ा, फिर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट पढ़ा, ठीक है। एक बार रिकैप कर देता हूँ, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, पढ़ा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ा, है ना। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, so next topic is slope of the line. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाइक मैथ्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसका, बहुत वैल्यू है इसका, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्लोप क्या होता है। तो शायद आप लोग 10th में पढ़े होंगे, मेरे को लगता नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर बच्चा पढ़ा है 10th में कि स्लोप क्या होता है, तो उसे पता होगा कि इट इज़ द एंगल मेड बाई द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये होती है स्लोप की डेफिनेशन। व्हाट इज स्लोप, इट इज़ द एंगल मेड बाई अ लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो मैंने क्या बोला कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। लेट्स से कि बच्चों यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, ये लाइन को मैं बोल देता हूँ ए बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, सो ये पॉइंट को मैंने बोला ए कॉमा बी, है ना। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या बोला था कि इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये दिस, अगर ये एंगल थीटा है तो देन थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, tan थीटा से, ठीक है। तो स्लोप को बच्चों tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये होती है हमारी स्लोप, ठीक है। तो अब बात वही आता है कि किसी एक लाइन का स्लोप कैसे निकालें। तो देखो, स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जो बेसिक हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल एक फार्मूला है स्लोप निकालने का। ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में आपको मैथ्स में पढ़ना है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है स्लोप निकालने का, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई भी स्लोप पूछे लाइन का, है ना, स्लोप, तो उसका जो फार्मूला होता है, लेट्स से मैं आप पे दिखाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स से ये जो ए है ना, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है।
x1 कॉमा y1, और यहाँ पे जो b है इसका हम लोग पॉइंट लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ ही रहे होगे व्हाट इज x1 y1, व्हाट इज x2 y2, ओके। सो स्लोप की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, है ना, तो स्लोप ऑफ अ लाइन आपको पता है tan थीटा होता है। और अगर हम लोग स्लोप की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप के बारे में जानना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के स्लोप को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और बच्चों स्लोप को ना हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर हम लोग इसे tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी स्लोप का बहुत सारा नाम है। स्लोप को हम लोग स्लोप भी बुला सकते हैं, स्लोप को हम लोग m भी बुला सकते हैं, स्लोप को हम लोग tan थीटा भी बुला सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोग कैलकुलस में आओगे, जो कि हम लोग अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो स्लोप का एक और नाम होता है बच्चों, दैट इज स्लोप को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्लोप कैन बी डिफाइंड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पेन का कलर बदल देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। सो स्लोप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ओके। और इसे ही हम लोग, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो मैंने लिखा है, रेट स्लोप इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, इसी को हम लोग, ध्यान से सुनना, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स कैलकुलस में, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लो कि इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसे हम लोग dy बाई डी एक्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्लोप के देखो कितने सारे नाम हो गए। स्लोप को हम लोग स्लोप भी बुलाते हैं, इसे हम लोग m के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, है ना, इसे हम लोग dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। तो मल्टीपल नेम है स्लोप की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा और m, और ये फॉर्मूला, ये जो तीन चीज़ होती है ना, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होती है, ठीक है। यानी इफ़ यू आर डीलिंग विथ स्ट्रेट लाइन्स और एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, देन वी हैव टू डील विथ दिस फॉर्मूला, दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड tan थीटा। बट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलस, है ना, जहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा पूरा, उसकी मतलब हमें पूरी इक्वेशन दे दी जाएगी लाइन की, और हमें बोला जाएगा कि इस लाइन का स्लोप निकालो, तो उस केस में हम लोग कैलकुलस की मदद से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे एक मैं चीज़ लिखना भूल गया, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, ये इंपॉर्टेंट है। किस लाइन, किस पॉइंट पे आप स्लोप निकालना चाहते हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आप बस इतना याद रखो कि बहुत सारे नेम्स होते हैं स्लोप के, है ना, और आप इन्हें याद भी कर सकते हो। समझना है, याद नहीं करना है, समझ के याद करना है, ओके। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइंस, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। तो हमने स्लोप पढ़ लिया, फिर हमने
स्लोप पढ़ लिया, फिर हमने मिड पॉइंट पढ़ लिया, फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पढ़ लिया, और फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिया कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है ना। देख सकते हो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कितना हमने अभी तक कवर कर लिया है। स्लोप ऑफ द लाइन, देन आपको ये सब। ओके, ऑल राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? तो ज़्यादा मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा खुद में चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आप मैथ्स में पढ़ोगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x और y, यहाँ पे वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 1 है। यहाँ पे देख सकते हो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन दिखती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी आप समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो आप ऐसे समझो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आप फाइंड कैसे करते हैं ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ में आ गई, इस फॉर्म की होती है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैन बी डिराइव्ड बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। और यही मतलब ये जो पूरी फिजिक्स है हमारी 11th-12th की, इसमें हम लोग को बस दो ही चीज़ पढ़ना है, 2 पॉइंट फॉर्म और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म। यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, फिर आपको एक स्लोप फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये सब मैथ्स में पढ़ना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पूछा जाता है, मतलब इसके ऊपर बेसिक्स, मतलब एग्ज़ाम में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो इनके बेसिस पे आ सकते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, बेसिक वाला। सबसे बेसिक से स्टार्ट करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो टाइप होता है ना वो ऐसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू, ऐसे आप देखो, ऐसे पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको कुछ ऐसा दिखता है, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1, ये होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म का ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हो, इससे हम लोग y इज इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ये एक फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि m क्या है, स्लोप है, यानी आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और आपको एक स्लोप, मतलब लाइन का स्लोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप जाकर के पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन को लिख सकते हो। सो ये होती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बात करते हैं कि लेट्स से एक केस हम लोग ले लेते हैं कि इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया रहे है ना, लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और एक पॉइंट दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक टॉपिक डाल दो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम दे देना, लेट्स से मैं वाइट से यहाँ पे ऐसे टॉपिक का नाम दे देना डिराइविंग नहीं, फाइंडिंग स्लोप व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। फाइंडिंग स्लोप when equation
ऑफ लाइन इज गिवन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको स्लोप फाइंड करना है जब इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आपको दी जाएगी, तो कैसे आप फाइंड करोगे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे हमें एक लाइन दे दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दे दिया गया इस फॉर्म का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए इस तरीके की, है ना, तो यहाँ पे जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दी जाए तो स्लोप का फॉर्मूला आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। कैसे बताओगे? एम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, यानी ए बाई बी, ठीक है, माइनस ए बाई बी। कैसे समझें? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। आप इसे ऐसे समझ लो, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप के बारे में जानना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आराम से स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया स्लोप ऑफ द लाइन पता करने का। तो फिर स्लोप आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से इक्वेशन भी निकाल सकते हो अगर आपको पॉइंट पता है तो, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। लेट्स से आपको मैं एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे कि हमें एक मान लो लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई, है ना, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। कैसे पता चला कि ये इक्वेशन की लाइन है, सॉरी लाइन की इक्वेशन है? यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री दोनों की 1 है ना, लीनियर इक्वेशन है, ओके। लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, फाइंड द इक्वेशन, और आपको एक बोला जाए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको निकालना इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे अराइज कर सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 along the line 2x plus y plus 10 is equals to 0, ऐसे करके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप along द लाइन पूछ रहा होगा तो आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो। m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2/1। और यहाँ पे पॉइंट तो आपको पता ही है कितना है, 1, 2। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? y2 माइनस y1 अपॉन, सॉरी, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1, है ना। आप देख लो यार, इधर लिखा हुआ है मैंने ऊपर, ये देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1, ओके। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन को निकाल सकते हो। तो पॉइंट पता है, m की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से आप लगा दो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पता चल जाएगी, ओके। अब हम लोग इतना, और इसमें हम लोग और भी डिटेल पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल है पढ़ने के लिए, बट हमें उतना भी कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ये सब जो चीज़ें आपको वापस से मैथ्स में पढ़नी है, ओके। तो उतना हमें भी कोई इसका ज़रूरत है नहीं पढ़ने का। तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। तो ये भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्म से ही अगर आएंगे, ठीक है, आएंगे तो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर को क्रिएट करना है, जो पेपर बना रहा है, अगर उससे कोई अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करना है तो वो 2 पॉइंट फॉर्म से आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन क्रिएट करके कुछ अच्छा सवाल आपको दे सकता है। हम लोग आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ओके। सो लेट्स प्रोसीड ऑन द 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म
2 पॉइंट मतलब क्या, आपको पता चल रहा है कि 2 पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन ऑफ द लाइन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमें 2 पॉइंट अगर दी हुई है ना, लेट्स से कि हमें यहाँ पे एक ए पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1 और यहाँ पे एक बी पॉइंट दिया हुआ है x2 कॉमा y2, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, तो ये जो लिखा है मैंने, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, यही आपकी स्लोप है ना। यही तो स्लोप होती है ना। आप ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर जाके थोड़ा देखना तो स्लोप का फॉर्मूला यही होता है। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला ही फॉर्म लिखा है, बट अंतर क्या था, अंतर था कि यहाँ पे m की वैल्यू आपको नहीं मालूम थी, है ना। m की वैल्यू आपको 2 पॉइंट की मदद से निकालना पड़ गया। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये कुछ नहीं भाई, ये m है। ये क्या है, ये m है, स्लोप। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ये सब वगैरह हमें नहीं पढ़ना है, बेसिक यहीं तक रखते हैं अपना स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया कि स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन को कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है स्ट्रेट लाइन को। इससे ज़्यादा आपको सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, फिजिक्स में। ओके, नाउ we are coming on to next topic, which is कोनिक सेक्शंस। यानी अभी अब हम लोग पूरा ज्योमेट्री को देख रहे हैं अभी, है ना, कोनिक सेक्शंस। सो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कोनिक सेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये फिजिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस बेसिकली फिगर्स के नहीं आते हैं, इसमें आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वेशन में रैदर दैन डूइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ हेडिंग डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कोनिक सेक्शंस। अब हम लोग इससे एकदम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है अंदर, मैथ्स में खुद बहुत बड़ा चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, है ना। तो डिटेलिंग आपको मैथ्स में पढ़नी है इसकी। सो इसमें हम लोग सबसे पहला जो शेप आता है हमारा, दैट इज पैराबोला। तो इसमें नंबर 1 दो, लिखो पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है बच्चों, इक्वेशन वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला का। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला। ओके, और इसका अगर आप फिगर भी देखो तो फिगर ये ऐसा बनेगा, फिगर इसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दिस इज द फिगर ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, पैराबोला। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इज इलिप्स। ओके, सो या नेक्स्ट इज इलिप्स। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन बस ध्यान में रखना, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सॉरी प्लस, माय बैड, प्लस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। और इसका जो फिगर होता है वो आप देख लो,
तो आपको पता है कि अर्थ का शेप भी इलिप्टिकल होता है ना। तो इसका जो फिगर होता है वो कुछ ऐसा होता है, चपटा, कुछ इस तरीके का। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और इसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, देख सकते हो। कुछ इस तरीके का इसका फिगर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इज अपना हाइपरबोला। तो ये हमारा बस फिगर है, इसे ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप एक और चीज़ लिख सकते हो। चलिए लिख ही देते हैं ना। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख दो। ये जो पॉइंट होती है ना, दिस पॉइंट इज a,0 एंड दिस पॉइंट इज, क्योंकि ये अच्छे सवाल में मे बी हो सकता है आ जाए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,b। ओके, दिस पॉइंट इज 0,b। ये हो सकता है आपको आ जाए, बट स्टिल ये 0,b होता है। ओके, सो ये हो गई हमारी एलिप्स की इक्वेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज हाइपरबोला, थर्ड हाइपरबोला। सो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है सिमिलरली एलिप्स जैसी होती है, बट अंतर क्या है आप देख लो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये होती है हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। ओके, ये होती है हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इसका जो फिगर होता है ना, इसका अगर हम लोग फिगर ध्यान से देखें तो इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। ओके, सो दिस इज द फिगर फॉर द हाइपरबोला। अच्छे से देख लो इसे। तो ये हमारी हाइपरबोला की फिगर होती है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है एग्जाम में पूछना, सो मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ बता दिया। सो दिस इज द फिगर फॉर हाइपरबोला। ऑलराइट, सो या अगर आपको थोड़ा सा देखना है, नोट वोट करना है तो कर लो, एनालाइज कर लो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको। ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का। यस, यहाँ से आप देख लो जो भी आपको देखना है।
हम्म। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं लॉगरिथम्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जो हम लोग मिस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। सो नेक्स्ट इज, इसे आप लॉग बोलो या इसे आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे लॉग भी बोल सकते हो और इसे आप लॉगरिथम्स भी बोल सकते हो। ओके, सो डजेंट मैटर, नेम से कोई मतलब नहीं है, समझते ही ये होता क्या है। तो देखो यार, लॉग जो होता है ना उसका कुछ कुछ फार्मूला है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी होती है, फिर फार्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखो लॉग बेसिकली दो चीज़ अपने अंदर रखता है। मैं ये बेसिकली फिर से मैथ्स में पढ़ना है, जब आप मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो उस टाइम आपको लॉग भी पढ़ना पड़ेगा। देखो तो लॉग अगर कुछ इस तरीके का लिखा रहा है, लॉग ए बाई बी, है ना, तो यहाँ पे जो ए होता है ना ये होता है वैल्यू, और ये जो होता है ये होता है इसे बेस। ये दो चीज़ लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू और बेस, ठीक है। आप लोग लॉग की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब उसका बेस 10 होता है, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ भी अननोन बेस आप ले लोगे तो उसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ सिलेक्टेड फार्मूला है मैं वो लिख देता हूँ, क्योंकि फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना आपको नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि लॉग के अंदर दो फंक्शन x और y मल्टीप्लाइड है ना, दो फंक्शन जो है या फिर दो नंबर कह सकते हैं या फिर दो वेरिएबल x और y मल्टीप्लाइड है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज log x प्लस log y। सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब प्लस हो जाते हैं आपस में, ठीक है। सो ये उसका फॉर्मूला होता है log x प्लस log y। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे देखें कि लॉग के अंदर, है ना, लॉग के अंदर दो फंक्शन डिवाइड में x बाई वाई, तो ये हो जाता है log x माइनस log y। ये हो जाएगा आपका log x माइनस log y, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये log y हो गया। नेक्स्ट इज कि अगर हमारा कोई एक लॉग फंक्शन है log x, जिसका पावर आपको कुछ n है ना, ऐसे होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे जो 2 होता है वो a प्लस बी के पावर में रहता है। तो वैसे ही अगर log x के पावर कुछ भी है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log x, ठीक है, n log x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों फार्मूले जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो इसी के बेसिस पे आएंगे, आपको पूछे जाएंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ लॉग की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बताना भूल गया मैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
क्या है ये कि लॉग का बेस अगर 10 होता है तो ये तो हमारी लाइक नॉर्मल लॉग है ना, इसे हम लोग नॉर्मल लॉग कहते हैं, नॉर्मल या रेगुलर। ठीक है, लॉग की बेस अगर 10 है तो ये हमारा नॉर्मल लॉग रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे लॉग की बेस में ई आ जाता है ना, तो इसे हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं भैया। ठीक है, नेचुरल लॉग, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉग टू द बेस ई को ही हम लोग एल एन ई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल एन। ओके, सो अगर लॉग का बेस 10 रहेगा तो उसे हम लोग नॉर्मल लॉग कहेंगे। लॉग का बेस अगर ई हो जाएगा तो उसे हम लोग एल एन कहेंगे, या उसे नेचुरल लॉग भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे एक और चीज़ आप याद कर लो कि ये जो कुछ बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रख लो कि अगर आपको एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है, एल एन को अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, देन आपको जो है उस टाइम 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देन मल्टीप्लाई बाई 2.303, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 2.303 से अगर आप एल एन को मल्टीप्लाई करोगे लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो फाइनली लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ना। एज ए फॉर एग्जांपल कि एल एन का कोई फंक्शन है और उसे आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 10 भी ऐड कर लो, 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसे आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये देख लो, ये हमने अभी तक लॉग पढ़ा है। ठीक है, और इसमें लेट्स से कि आपको अगर कोई क्वेश्चन मैं कराऊं, ओके, तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट्स डू अ वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट फॉर क्लियरिंग योर अंडरस्टैंडिंग्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। इसी के नीचे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स log x is equals to log 27/3। log x is equals to log 27/3। इसे आपको सॉल्व करना है x के लिए। ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 minutes to think about this and solve। सो या इसे प्लीज़ ट्राई करो और फाइनल आंसर तक पहुंचो।
ओके, सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 27/3। तो देखो इसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो मैंने ऊपर आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताई है उसी में से हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। सो देखो इसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हमने ये वाला पढ़ा है ना कि लॉग एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एक्स, ये हमने पढ़ा है ना ऊपर। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। सो देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 27/3, है ना, ये दिया हुआ है अपने को। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, log x इज इक्वल्स टू log 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 raised to the power 3/3, है ना। अब ये देखो log x ऊपर अगर मैं करूं तो log x to the power n इज इक्वल्स टू n log x होता है। सिमिलरली यहाँ पे log 3 to the power 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, log x इज इक्वल्स टू 3 log 3/3। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, log x इज इक्वल्स टू log 3, log से log कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, सो ये होता है हमारा क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको फिजिक्स के अंदर, ज़्यादा आपको फंसाएगा नहीं मैथ्स के अंदर, मैथ्स के जैसा नहीं फंसाएगा लॉग में। ओके, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है लॉग के बारे में, बहुत उसमें लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, बट फिजिक्स में आपको बहुत ही एक बेसिक लेवल पे लॉग आनी चाहिए क्वेश्चंस में यूज़ होने के लिए। ओके, सो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। यस, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलें, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़े कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या सीन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। हम लोगों ने फिर कार्टेशियन प्लेन देखा कि कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन को कहते हैं और हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके ऊपर किए। फिर हम लोगों ने देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। पी क्यू की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ये फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल किया था। फिर हम लोगों ने देखा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि कोई भी अगर 2 पॉइंट दिया रहे है उसका अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो उसका ये फार्मूला होता है। देन हम लोगों ने पढ़ा स्लोप ऑफ द लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, इसे हम लोग एम भी कहते हैं, इसे टैन थीटा भी कहते हैं। अनदर फॉर्म स्लोप को लिखने का ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे हम लोग कैलकुलस में डी वाई बाई डी एक्स के नाम से जानते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा। स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको फॉर्म बताया कि इस फॉर्म का अगर लीनियर इक्वेशन बने 2 वेरिएबल में तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जहाँ पे हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा। पॉइंट स्लोप फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होता है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसका इक्वेशन भी देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म का। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक केस बताया कि फाइंडिंग स्लोप व्हेन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी करवाया, है ना। देन हम लोग दूसरे टाइप पे है विच इज़ 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखते हैं, तो ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर हम लोग कोनिक सेक्शंस के और थोड़ा बढ़े, तो वहाँ पे हमने देखा पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और उसका फिगर बनाया। सेकंड हमने देखा इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन इस टाइप की होती है, फिर हमने उसका फिगर बनाया, है ना। फिर हमने हाइपरबोला देखा। हाइपरबोला और इलिप्स में यही रिलेशन होता है कि इलिप्स में प्लस का साइन होता है और हाइपरबोला में माइनस का साइन होता है। फिर हमने हाइपरबोला का भी यहाँ पे फिगर बनाया। ऑलराइट, फिर हमने यहाँ पे लॉग पढ़ा था। लॉग में हमने देखा कि लॉग जब भी लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है। लॉग ए का मतलब वैल्यू होता है, बी का मतलब बेस होता है। फिर हमने इसके रिलेटेड 2-3 यहाँ पे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे आप अच्छे से देखना। एक फार्मूला, 2 फार्मूला
और ये 3 फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, इसे अच्छे से देख लेना बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक है, ये बेस आपका मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो पहला फार्मूला था log एक्स वाई, जिसे हम लोग कह सकते हैं log x प्लस log y। दूसरा फार्मूला था log x बाई वाई, जिसे हम लोग कह सकते हैं log x माइनस log y। तीसरा फार्मूला था, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा यार। ठीक है, ये ब्रैकेट को यहाँ से हटाओ। बस अब ठीक है। log x रेज टू द पावर n, ये होता है n log x। ठीक है, ये 3 फार्मूला होता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि log का बेस अगर 10 होता है तो उसे हम लोग नॉर्मल लॉग कहते हैं। अगर log का बेस e हो जाता है तो उसे हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, है ना। नेचुरल लॉग को हम लोग ln भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि ln को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, फिर हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन में हमने देखा कि इस x के लिए सॉल्व करना था, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, है ना। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया और फाइनली यहाँ पे x का वैल्यू डिराइव किया, 3 आंसर लाया। तो ये था हम लोगों ने जितना भी तक पढ़ा, मैंने उसका आपको रिकैप दे दिया, रिवीजन करा दिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज़ दे दूंगा कि लॉग की वैल्यूज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। बहुत बहुत आसान है, क्वेश्चंस में आते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटीजर टाइप में। और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने कैलकुलस की ओर। कैलकुलस की ओर मतलब डिफरेंशिएशन में थोड़ा आएंगे, फिर इंटीग्रेशन में आएंगे, फिर हम लोग मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें आएंगे। मतलब 3 लेक्चर अभी इसका और चलेगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, सो या मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।